हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन और आज इकोनॉमिक्स का वीडियो लेके आई हूं। लेकिन आप सोच रहे हो कि आज इकोनॉमिक्स का वीडियो कैसे? बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज यूनियन बजट। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं की हाईलाइट्स ऑफ यूनियन बजट। मुझे पता है कि यार बजट बहुत बड़ा टर्म है, वैसे तो है छोटा सा टर्म, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग होने वाला है। और आप सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टर्मिनोलॉजीज अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं तो काफ़ी नई होंगी। लेकिन भाई बजट को मैं बहुत आसानी से समझाऊंगी कि एटलीस्ट तुम लोग को थोड़ी बहुत हाईलाइट्स तो पता हो कि कोई पूछे तुमसे कि भाई बजट में क्या हो रहा है तो तुम लोग को सारी चीज़ें बतानी आनी चाहिए, राइट? सो दैट इज़ वाई बहुत ईजी टर्मिनोलॉजी में और बहुत ईजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी मेजर हाईलाइट्स हैं हमारे बजट की। अब देखो बजट ना बहुत डिटेल में है, ऑफ कोर्स सी बात है, बजट है, पूरे साल का बजट है, लेकिन मैं समझाऊंगी आपको फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, है ना। जो चीज़ें आपको मुझे लगता है कि एज ए जनरल अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर बजट का एनालिसिस की बात करूँ उसमें जो टर्मिनोलॉजीज है, एस्टिमेट्स हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो दैट इज वाई जो आपके पर्सपेक्टिव से एज अ स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। शैल वी स्टार्ट द क्लास देन? बहुत क्विकली हम सारी चीज़ों को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बजट इतना बड़ा है, अगर आराम से समझने लगे तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन हमें बहुत शॉर्ट में समझना है, की पॉइंट्स को समझना है कि भाई बजट अच्छा था कि बुरा था कि कैसा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना आफ्टर दिस वीडियो। तो चालू करें आज की क्लास, स्टार्ट, राइट? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि इस साल का जो बजट है आ चुका है और इसी वीक आया है, तो हम सभी बहुत एक्साइटेड थे। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि बजट में ऐसा क्या आया है क्या नहीं आया है। अगर सच बताऊं तो काफ़ी लोग बजट से एक तरीके से नाराज से लग रहे हैं, जिस तरीके की मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं। नॉट सो मेनी पीपल आर हैप्पी विद द बजट, बिकॉज टैक्स पेमेंट की तरह एक तरीके की बात करें, टैक्स पेयर्स के लिए दे आर नॉट हैप्पी। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। सो वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज द बजट, लेकिन डेफिनेटली जो रियलिटी चेक है, जो रियल में सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो अगर सबसे पहले बात करूं कि भाई यूनियन बजट क्या है, हम बोल रहे हैं यूनियन बजट आया है, यूनियन बजट आया है। यूनियन बजट होता क्या है स्टूडेंट्स? तो बेसिकली ना, अगर आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं, एक एनुअल हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई हमारे इंडिया का आने वाले साल में कितना खर्चा होने वाला है, कितनी हमारी अर्निंग्स होने वाली है, और हम जो खर्चा हम करने वाले हैं कहाँ कहाँ करने वाले हैं, और हमारा रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आने वाला है, उन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं हमारे यूनियन बजट में। बजट का सब इंतजार क्यों करते हैं भाई? क्योंकि बजट में एक तरीके की उम्मीद रहती है कि इस साल क्या होने वाला है, और स्पेशली क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट फिर से री इलेक्ट हुई है, जिसमें हम डिसाइड करने वाले हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि उनका क्या, उनकी पार्टी का किस तरीके का, उनकी गवर्नमेंट का किस तरीके का पूरा एक तरीके से एक्सपेंशन होने वाला है, किस तरीके से वो इंडियन इकोनॉमिक के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं। सो वी ऑल नो हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जल्दी से सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सबको पता है कि नहीं पता है? Of course, our very own honorable finance minister is Nirmala Sitharaman ma'am, and she is really good economist, जहाँ पे वो हर साल एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है लगातार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, 7वीं बार उन्होंने बजट को रिप्रेजेंट किया है, तो एक तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड को ये वहाँ पे ब्रेक कर दिया। ऑफकोर्स इससे पहले जो हेम देसाई सर है, उन्होंने 11 बार उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन लगातार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। क्लियर? स्टार्ट करें आज की क्लास स्टूडेंट्स। देखो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ना तुम लोग के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होने वाले हैं, ज़्यादा अपन को दिमाग लगाना नहीं है, की हाईलाइट्स अपन समझेंगे, बहुत क्विकली समझेंगे, और जो मुझे लगता है कि टर्मिनोलॉजी आपके लिए जितना इजी वे में लेके आ सकती हूँ ना मैं, उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो भाई हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम है, उन्होंने प्रेजेंट किया था यूनियन बजट 2024 ऑन 23 जुलाई 2024, यानी इसी वीक को। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड है, राइट? तो अगर मैं कुछ एस्टिमेट्स की बात करूं, है ना, मैंने आपको बताया था कि जो यूनियन बजट होता है वो एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम एस्टिमेट लगाते हैं भाई कि इस साल हमारा कितना खर्चा होगा, कितना हमारा रेवेन्यू होगा, कितना हमें कहाँ खर्चा करना है, ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कशन करता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है भाई, हमारे जो बजट के जो एस्टिमेट्स हैं स्टूडेंट्स, जो टोटल रिसीप्ट्स हमारे पास आ रहे हैं अदर देन बोरोइंग्स, ओके, वो हमारे पास उसका जो फिगर है दैट इज 32.07 लाख करोड़ हैं, एंड टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 48.21 लाख करोड़। अरे ये क्या हो गया, रिसिप्ट हमारी इतनी कम और एक्सपेंडिचर हमारा इतना ज़्यादा? ये कुछ चौंकने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा अगर बात करूँ बहुत लंबे टाइम से जो हमारा बजट चल रहा है ना, वो बजट हमारा डेफिसिट में चल रहा है। अब बजट डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। अगर हम बात करते हैं हमारे बजट में, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है। तो अगर हमारा रेवेन्यू कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब हमारी आमदनी कम है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो ज़्यादा है, मतलब हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं, और हमारा बजट डेफिसिट काफ़ी सालों से चल रहा है, राइट? तो हमेशा हमारा कौन सा बनता है भाई? बजट
डेफिसिट में बनता है। क्लियर? सो दैट इज वाई हमारे जो रिसिप्ट्स होते हैं वो कम होते हैं और एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होता है। फाइन। नेट टैक्स रिसिप्ट्स की अगर बात करूं कि क्योंकि टैक्स से हमारा मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स का हमारे पास है 25.83 लाख करोड़ और फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से आपको बहुत बेसिक भाषा में समझाऊं तो ये होती है हमारे पास बोरोइंग्स, है ना। क्योंकि क्या बोला कि भाई अगर हमारे दोनों के बीच में गैप है, हमारी रिसिप्ट्स कम है, मतलब जो हम रिसीव कर रहे हैं रेवेन्यू हमारा कम है और एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, तो मतलब मैं बोल सकती हूँ ना कि हम लोग एक तरीके से हमें बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, तभी तो हम उस गैप को भर पाएंगे। तो बोरोइंग्स हम लोग डिफरेंट सेक्टर से करते हैं, इंटरनल से भी करते हैं, एक्सटर्नल से भी करते हैं। तो उस पर्टिकुलर परसेंटेज यानी 4.9 उसको हम कम करना चाह रहे हैं। हमारे पर्टिकुलर यूनियन बजट में हम चाहते हैं कि हमारी जो बोरोइंग्स हैं, हमारी तरीके से जो उधारी हम उसको कम करना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें कम होंगी तभी तो हम अपने देश पर अच्छे से और कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ हमारे देश की ऐसी चीज़ नहीं है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन इकोनॉमी थिंग्स फंक्शन लाइक दैट, सो देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन इट, क्योंकि हम इस पर वर्क कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका एस्टिमेट जो है हम उसके परसेंटेज को गिरा भी रहे हैं, मतलब वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट विच इज अ गुड आइडिया। फाइन, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो गवर्नमेंट एम्स टू रीच अ डेफिसिट बिलो 4.5% नेक्स्ट ईयर। तो जैसे कि मैंने बोला कि 4.9 का भी हमारे पास फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, उसको हम कम करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई 4.5 पे लेके आए। अब तुम सोच रहे हो कि मैम ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो इकोनॉमी में ना इतने बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, इतना बड़ा फिगर रहता है, इतना बड़ा अमाउंट रहता है, तो 0.1% का भी ना बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो देखने के लिए लग रहा होगा भाई 19-20 का फर्क है, लेकिन 19-20 का फर्क नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हमारे पास अभी 4.9 है उसको मैं 4.5 तक भी लेके आ रही हूँ, सो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर इंडिया। फाइन। अगर इन्फ्लेशन की बात करूँ, व्हाट इज इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स, ये तो हम सभी जानते हैं, महंगाई जो सबको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इन्फ्लेशन की अगर बात करूँ, कंटिन्यू टू बी लो, स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड्स द 4% टारगेट। तो 4% का अराउंड हम टारगेट लेके चल रहे हैं इन्फ्लेशन का, कि 4% का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो ये कुछ बेसिक एस्टिमेट्स थे। अब मैंने क्या बोला था भाई, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई जो हमारी रेवेन्यू होने वाला है उसका कहाँ हम खर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि पूरा एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास जो टॉप हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, एक तरीके से सबसे ज़्यादा डिफेंस, देन रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, होम अफेयर्स और एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक तरीके से हमने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। दिस इज़ अ फुल थिंग। आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फाइन, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे ज़्यादा आपको इसको में कुछ स्क्रीनशॉट लेने का, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स डेफिनेटली हैं, लेकिन ऑफकोर्स दिमाग तो आपके पास भी, इकोनॉमी को आप भी समझते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के तो बहुत अच्छे से समझते होंगे, और अगर नहीं भी हो ना तो भी उसको समझाना मेरा काम है, और कोशिश करूंगी कि बजट एंड तक आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ आ जाए, कि कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम्हें पता है यूनियन बजट क्या होता है और बजट में क्या क्या चेंजेस आए, तो सारे मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वो बहुत आराम से क्वेश्चंस को आंसर करने चाहिए। शैल वी स्टार्ट देन? चलो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो हमारे जो बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ना 4 चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। कौन कौन सी 4 चीज़ें स्टूडेंट? सबसे पहले हमारे पास कि हम लोग 4 जगह फोकस कर रहे हैं। कौन कौन से हमारे फोकसेस हैं? पुअर, वुमेन, यहाँ पे देख सकते हैं पुअर, वुमेन, यूथ एंड फार्मर्स। तो ये 4 हमारे मेन एक तरीके से बोल सकते हैं 4 मेन फोकस पॉइंट्स रहने वाले हैं हमारे बजट के, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट है वो किस पे बात करने वाली है? गरीब पे यानी पुअर पे, युवा यानी यूथ पे, बिकॉज इंडिया इज अ यूथ कंट्री, देन अन्नदाता मतलब हमारे फार्मर्स डेफिनेटली, एंड नारी शक्ति दैट इज वुमेन। तो हम ये 4 चीज़ों पे काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारी एक तरीके से फोकस है, फोकस पॉइंट ऑफ द बजट। तो हम इन सारे चारों कैटेगरीज को एक तरीके से एम्पावर करने के लिए वर्क करेंगे। नाउ वी हैव बजट थीम। बजट थीम क्या है? वो भी 4 चीज़ों पे, मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर होने वाला है बजट का, ये 4 थीम्स पे मैक्सिमम होने वाला है। पहला है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, दैट इज रोजगार। वो तो हमें चाहिए बिकॉज हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है, हमारा रोजगार जो है कम हो रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जॉब्स लोगों को मिल नहीं रही है। और एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में कि लोग इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, डिग्रीज करने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सेक्टर्स में अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक तरीके से मेजर इशू है। तो अगर गवर्नमेंट हमारे अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे अगर काम करती है तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है हमारी इकोनॉमी को, बिकॉज यूथ हमारा सबसे मैक्सिमम है। हम बोलते हैं इंडिया हमारी एक यूथ कंट्री है, अगर यूथ ही अनएम्प्लॉयड रहेगा तो काम कैसे चलेगा, राइट। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो कम हो गया है। अब इसका अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ कि लोग खर्चा करना पसंद नहीं कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर नहीं रहा। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच, क्योंकि महंगाई
महंगाई इतनी हो रही है कि अगर हम उसमें अपना बेसिक कंजम्पशन ही पूरा कर लें वो ही बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे में क्या होगा, अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो इकोनॉमी ढंग से फंक्शन नहीं करेगी, बिकॉज हर एक चीज़ का एक साइकिल चलता है ना। इनकम का जनरेट होना, इसका डिस्पोजिशन होना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना एक फेजेस की तरह चलता है। तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, लोग ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी में पैसा कैसे रोल करेगा, कैसे एक तरीके से उसका पूरा जनरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली काम करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव स्किलिंग। अब देखो एम्प्लॉयमेंट और स्किल ना दोनों साथ में रिलेटेड है। आई थिंक बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं सब ये बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी नहीं है, दिक्कत ये है कि हमारा जो यूथ है उसके पास स्किल्स की कमी है। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आपके पास रोजगार है। दिक्कत ये हो रही है कि हम डिग्रीज तो लेके आ रहे हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम स्किलफुल बन रहे हैं? क्या हमें किसी चीज़ को काम करने का तरीका आ रहा है? हम लोग सिर्फ पढ़ाई करके डिग्रीज लेके आ रहे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन स्किल नहीं सीख रहे। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ एंड द पीपल ऑफ द इंडिया, जहाँ पे वो फोकस करेंगे कि भाई हम लोग को लोगों की स्किल को बढ़ाना है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। सिंपल सी बात है, बिकॉज कोई भी आपको अपनी कंपनी में ऐसे ही नहीं रखने वाला। अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे पास जो बजट में ये आई है, जहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं अराउंड आई थिंक 1 करोड़ पीपल के लिए, 1 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उनको इंटर्नशिप्स मिले इन द टॉप 500 कंपनीज। आने वाले स्लाइड्स में आपको उसकी सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर सच में ये इंप्लीमेंट होता है इन द कमिंग ईयर्स तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ होने वाली है और यूथ को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट वी हैव इस MSMEs, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिस पर तो हम हमेशा से फोकस कर ही रहे हैं। लास्ट के जितने भी हमारे पास बजट्स आए हैं हम उसमें हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम लोग बूस्ट करें। तो सिडबी ने भी बोला है कि वो अराउंड 50 अपनी एक तरीके से सेंटर्स को और खोलेगा, विच इज़ अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव इज मिडिल क्लास। अब टू बी ऑनेस्ट मिडिल क्लास वाले सेक्टर पे मैं इतना एग्री नहीं करती। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनने एनालाइज किया है बजट को इतना एग्री नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स क्लॉजेस तो मेक किए गए हैं लेकिन ऐसा कोई स्पेशल अटेंशन मिडिल क्लास पे इतना नहीं गया है। सो पीपल ऑफ द मिडिल क्लास आर नॉट दैट हैप्पी विद द बजट एंड ऑल्सो द टैक्स पेयर्स आर नॉट हैप्पी। व्हाई दे आर नॉट हैप्पी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। फाइन, तो अभी हमें क्या क्लियर हो गया? 4 हमारे पास फोकस पॉइंट्स हैं और 4 हमारे पास थीम्स हैं ऑफ बजट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट वी हैव 9 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट 2024। तो ये हमारे पास कुछ 9 प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले हम वर्क करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर पे, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे, फिर हम वर्क कर रहे हैं सोशल जस्टिस पे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फैसिलिटीज़ बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। बिकॉज अगर आप इतना टैक्स ले रहे हो, टैक्स बढ़ रहा है आपका, टैक्स इतना ले रहे हो, तो टैक्स पेयर्स की एक उम्मीद रहती है कि हम टैक्स दे रहे हैं तो भाई इतनी हमें फैसिलिटीज़ भी तो मिलनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इनोवेशन, R&D होता है स्टूडेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को उम्मीद से अगर हम देख रहे हैं ना तो 9th वाले पॉइंट को देख रहे हैं, दैट इज़ कि आने वाले जनरेशन के लिए क्या रिफॉर्म्स लेके आ रही है ये गवर्नमेंट। फाइन, चलो तो सबसे पहले अगर बात करें पूरी अगर प्रायोरिटी की, अगर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, आपको ये वाली स्लाइड दिखाती हूं, ठीक है। ये पूरा प्रेस रिलीज में सारे स्लाइड्स निकले गए हैं, उसी स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको पूरा ये सेशन में आपको बताने वाली हूं कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को हम लोग काफ़ी बूस्ट देने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं अराउंड 109 हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़े। आप सभी ने आई थिंक इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ, आई थिंक अपने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, राइट, जिसमें हम लोग बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस की और हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में। तो वैसा ही आपको एक सेगमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पुश देने वाले अराउंड 1 करोड़ फार्मर्स को स्टूडेंट्स जहाँ पे अक्रॉस द कंट्री टूवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग सपोर्टेड थ्रू सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग। मतलब नेचुरल फार्मिंग, इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत बूस्ट दे रहे हैं। तो ज़्यादा ना इसमें डिटेल में जाते हुए आप ये समझ सकते हैं कि अराउंड 1.52 लाख करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो एग्री बेस्ड इकोनॉमी हमारी है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल इन विलेजेस आर स्टिल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर, तो उसको बूस्ट देने के लिए, बिकॉज अन्नदाता हमने बात करी, फार्मर्स एक हमारा एक इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट है बजट का, तो उसी के लिए पहला स्टेप गवर्नमेंट ने ले लिया है। फाइन, आगे बढ़ें। नाउ सेकेंड पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया भाई एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्किल है तो आपके लिए रोजगार डेफिनेटली है। तो अगर मैं बात करती हूँ तो प्राइम मिनिस्टर ने 3 स्कीम्स निकाली हैं जिसको हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहला जो है फर्स्ट टाइम थीमर्स की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे टाइमर्स के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 1 month सैलरी इन 3 installments up to ₹15,000 to first time employees registered
रजिस्टर्ड इन EPFO। तो जो भी इससे लिंक रहेंगे तो उनको एक तरीके से 15,000 तक का बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जॉब क्रिएशन करना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। देखो क्या हो रहा है ना, हमने सर्विस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, ई-कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है, ग्राउंड लेवल पे। अगर मैं बात करूं, हमारा जो इकोनॉमी है वो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास लेबर ज़्यादा है, तो हम लोग को कैपिटल इंटेंसिव जगह जहाँ पे हम लोग मशीनरी टूल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी जगह हमें लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। बिकॉज वी हैव पॉपुलेशन, हमारे पास लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो काम करने को रेडी हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो हम लोग को उस पर फोकस करना चाहिए। और मैक्सिमम जॉब्स कहाँ मिल सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। तो हमें उसको बूस्ट देने के लिए हमें जॉब क्रिएशन भी उस सेक्टर में ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये वाले पॉइंट को भी बिल्कुल हाईलाइट किया है बजट में। एंड नेक्स्ट वी हैव, हमें सपोर्ट करना है एम्प्लॉयर्स को भी, हमें कोशिश करना है कि उनको भी हम हेल्प करें। तो एक तरीके से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चीज़ जानती है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है और लोग इतना पढ़ लिखने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए डेफिनेटली इस बजट में बात की गई है थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रायोरिटी नंबर 2। नाउ प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 3 का अगर मैं बात करूं, साथ साथ में वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हमने वुमेन और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस इस वाले बजट में देखे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर सच में इंप्लीमेंट हो जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिकॉज आई थिंक हमने यहाँ पे बात भी करी इस पर्टिकुलर सेशन में कि वुमेन सेफ्टी के लिए भी हमने बात करी कि कई जगह हॉस्टल्स वगैरह भी खोले जाएंगे ताकि वुमेन अच्छी से काम कर पाएँ। कई बार क्या होता है ना, सेफ्टी की वजह से लोग, जो वुमेन हैं स्पेशली, वो कई बार जॉब्स नहीं लेती, राइट, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज रहते हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीके से सोचा है कि वुमेन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए विल मेक मोर हॉस्टल्स, ताकि लोग, जो वुमेन है बेसिकली, वो लोग और काम पे जाएं और अच्छे से जॉब्स करें। फाइन, तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, मॉडर्न स्किल लोन भी गिवन दिया जाएगा। और साथ में अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, स्टूडेंट्स उनको लोन भी सैंक्शन किया जाएगा, जहाँ पे 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, स्टूडेंट लोन डेफिनेटली। लेकिन डोमेस्टिक वाले, जो हमारे, जो इंडिया के विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, उसके लिए अगर आपको उसमें पढ़ना है तो आपको एजुकेशन लोन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, 10 लाख तक का यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छे से 12th दो, अच्छे से अपने स्कूल्स में जाओ तुम लोग, राइट। बिकॉज आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू यू स्टूडेंट्स। और अच्छे से अपना टारगेट करो अपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को, जो भी 12th बोर्ड में है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भले आप 12th में नहीं हो, लेकिन अपनी एजुकेशन पे फोकस करो स्टूडेंट्स। बिकॉज क्या है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो स्किल ज़रूरी है। फाइन, तो एक तरीके से हम देख सकते हैं अभी तक का जितना मैंने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कंसीडर किया है। एम्प्लॉयमेंट को कंसीडर किया है, वुमेन के बारे में कंसीडर किया है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए भी कंसीडर किया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कंसीडर किया है। सो विच इज़ अ गुड पॉइंट आई फील। ना नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर थीम से या इस स्कीम से हम बात कर सकते हैं 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। तो इतना ज़्यादा अमाउंट हमने दिया है फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक टू बी सेट अप इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन्स। तो एक तरीके से हम लोग सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं उस पर भी वर्क कर रहे हैं कि ऐसे एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे अभी तक इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं पहुँची हैं, तो उस पर भी हमें काम करना है। तो पूरा हम यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। फाइन, नेक्स्ट वी हैव इज द प्रायोरिटी नंबर 4, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ MSMEs। जैसे कि हमने बात करा था MSME, तो हमारा एक थीम भी है बजट का, राइट। तो अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीज़ें इसमें वर्क करी है। मैंने आपको बताया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन की भी बात करी गई है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को भी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फाइन, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ स्कीम फॉर मुद्रा ऑल्सो, राइट। तो जहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत साल से वर्क कर रहे हैं, तो उन्हीं सारी स्कीम से बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अर्बन डेवलपमेंट। हमें पता है कि स्मार्ट सिटीज़ वगैरह सब पे तो डेवलपमेंट चल ही रहा है, और अगर हम इतना सारा टैक्स ले रहे हैं, है ना, टैक्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सबको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उस पर काफ़ी वर्क हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अराउंड 14 लार्ज सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 30 लाख विल हैव ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स and 1 crore urban poor and middle class families to be covered under the PM Awas Yojana Urban 2.0, which is a great point, क्योंकि सबको अपना घर चाहिए रहता है ना, अपना घर अपना होता है। तो अगर उस केस में अगर हमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, जहाँ पे उन्होंने, हाँ, इस वाले पॉइंट में मिडिल क्लास का जिक्र हुआ है, राइट। सो 1 crore अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम। फाइन,
नेक्स्ट वी हैव इज एनर्जी सिक्योरिटी। स्पेशली हमने बात करी कि भाई जो हमारे पास जो इतना अबंडेंस में अवेलेबल है सोलार एनर्जी, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि अराउंड 300 यूनिट्स तक का आपको बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है अगर आप लोग सोलार पैनल्स वगैरह लगवाते हैं। तो उसको काफ़ी बूस्ट करने की डेफिनेटली कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सोर्स भी है हमारे पास एनर्जी का, बिल्कुल भी उससे एनवायरमेंट हार्म नहीं हो रहा, और ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास फॉर बेटर डेवलपमेंट, है ना। सो मोर देन 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशंस एंड 14 लाख एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना। तो इन सारी चीज़ों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो ये वाली जो पूरी योजना है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल भी है एनवायरमेंट के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई ये तो बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी अराउंड 11 करोड़, दैट इज रुपीज 3.4% ऑफ जीडीपी। तो अगर इतना ज़्यादा परसेंटेज में जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब इसका मुझे असर दिखना चाहिए, मतलब इतना पैसा लग रहा है तो भाई लगना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स है। वन मोर थिंग, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, देखो पॉलिटिक्स में ज़्यादा ना घुसते हुए हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश एंड बिहार हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोदीज गवर्नमेंट दिस ईयर, है ना। इस वाले इलेक्शन में क्योंकि हमें ऑलरेडी सपोर्ट की ज़रूरत थी, सो वी गॉट सपोर्ट फ्रॉम बिहार एंड आंध्र प्रदेश। तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट हमें बजट में भी देखने को मिला है कि उनको कुछ सेक्शन अमाउंट जो बहुत अच्छे से बजट का मिला है फॉर देयर डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट के लिए और आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। कितना अमाउंट दिया उसको आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, नाउ कमिंग टू द प्रायोरिटी नंबर, भाई 8वीं हमारी जो प्रायोरिटी है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब तक इनोवेशन नहीं होगा ना, जब तक कुछ नहीं होगा। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी भैया पूरा काम करने वाले हैं। फाइनेंसिंग पूल और रुपीज़ 1 लाख करोड़ टू प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कमर्शियल स्केल। तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन पे ही फोकस कर रही है कि हर एक चीज़ अपने पास सेंट्रलाइज नहीं रख रही, प्राइवेट ओनर्स को भी एक तरीके से मौका दे रही है कि वो भी इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छे से काम करे। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट ओनरशिप मिल जाती है तो और अच्छे से काम हो सकता है, तो उस चीज़ को भी कंसर्न में लिया गया है। सो विच इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ बजट। फाइन, कमिंग टू द लास्ट प्रायोरिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबकी नज़र इसी पे थी, भाई इस पे क्या होने वाला है, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, तो उस पर काम किया गया है कि भाई स्पीड अप करना है हमें डिजिटलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, उस पर तो ऑलरेडी वर्क चल ही रहा है। साथ साथ में जन विकास जो हमारा विश्वास है, सॉरी जन विश्वास बिल है 2.0 का, वो भी एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। हम ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह सबको चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। सो विच इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट फ्रॉम द प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 9th। तो ये सारे हमारे क्या थे स्टूडेंट्स, प्रायोरिटीज़ थी डिफरेंट बजट की जो हमने डिस्कस कर ली। काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें समझ आई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे सर के ऊपर गई होंगी, लेकिन ये क्या प्रायोरिटीज़ थी, 9 प्रायोरिटीज़ थी। मैंने बहुत क्विकली आपको समझाने की कोशिश करी है, बिकॉज बजट के अगर मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगी तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, राइट। सो दैट इज़ वाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। अब जो आने वाली स्लाइड्स होने वाली है उसमें मैं कुछ की हाईलाइट्स आपको बताऊँगी जो आपको बिल्कुल आराम से समझ आने वाली हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले हमारी बात करें, जो सबसे ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए थे, है ना, गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे जब बजट आया कि भाई टैक्सेस में जो चेंज आया है ना उससे लोग खुश नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है ना, टैक्सेस क्या होता है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम देना पड़े, और यहाँ पे क्या हो गया कि टैक्सेस हमारे और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कहीं कहीं कम भी हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं। कौन कौन से टैक्सेस बढ़े हैं, कौन कौन सी कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर इनकम टैक्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो लोग इसको ना इस पर बहुत मीम्स बढ़ रहे हैं कि 19-20 का फ़र्क हो गया। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि पहले क्या था, 0 to 3 लाख तक हमारे पास बिल्कुल भी हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी, इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो क्या है, 0 to 3 लाख ही है, तो पहला वाला तो हमारा सेम ही है। दूसरा पॉइंट देखो, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, ठीक है। नेक्स्ट वाला अब इन्होंने क्या कर दिया है, 3 लाख से 7 लाख कर दिया। तो ये थोड़ी अच्छी बात है ना, 1 लाख और बढ़ गया तो हम अराउंड 17,500 रुपीज़ बच जाएंगे, विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट। नाउ 7 लाख से 10 लाख तक 10% हो गया, जो पहले 6 लाख से 9 लाख तक था। अब क्या है, 9 लाख से 12 लाख पहले 15% था, अब 10 लाख से 12 लाख 15% हो गया है, फिर सेम चल रहा है। मतलब अगर 12 लाख से 15 लाख तक आप कमा रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा भाई, 20%, और 12 से 15 यहाँ पे भी 20%, और यहाँ पे भी 30% आपको देना पड़ेगा अगर आपका 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो ये पूरा आपका टैक्स स्लैब्स है, और दोनों इस तरीके से चेंज हुआ है। ज़्यादा फर्क आपको ये वाला, बस ये वाले सेक्शन में हमें देखने को मिला है फ़र्क, बाकी जगह हमें फ़र्क देखने को नहीं मिला है। फाइन, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हुई है सबसे पहले तो, जैसे कि यहाँ आप देखोगे दैट इनकम टैक्स सेविंग अप टू रुपीज़ 17,500 फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा चीज़ है।
एक और चीज़ जो अच्छी हुई है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हमारा पहले 50,000 हुआ करता था, जितना हम डिडक्ट कर सकते हैं अपनी सैलरी में से, जितना हमें अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो बढ़ के 75,000 हो गया है। तो ये एक अच्छा रिलीफ हमें मिला है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया आप सभी के साथ। अब जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नाराज़ करा है, जो मैंने बोला ना, इसका इफेक्ट हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखा था कि जैसे ही अनाउंस हुआ ना बजट, तो काफ़ी वो डाउन चला गया था। क्यों भाई? बिकॉज अभी अभी लोगों ने ना एक तरीके से स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट करना शुरू किया था, और मिडिल क्लास फैमिली और बाकी सारे लोग भी एक तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए थे। तो उसी केस में क्या किया भाई, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब यहाँ से भी हम पैसा बटोरेंगे, यहाँ से भी टैक्स आएगा। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ करते थे ना, उस पर 20% टैक्स कर दिया गया है, ठीक है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। लॉन्ग टर्म पे 12.5% कर गया। लेकिन चेंजेस क्या हुए वो मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट अप टू दिस, वेट अ सेकेंड। तो अगर इसकी बात करूं तो पहले ये सिर्फ 10% हुआ करता था, अब ये कितना हो गया 12.5%। तो अचानक से 2.5% बचा दिया। यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके 20% तक बच गए। तो एक तरीके से हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अभी अभी तो लोगों ने स्टार्ट ही किया था, और अभी से आपने एकदम से टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो ये वाली जो चीज़ है ना, लोगों को बहुत ख़राब लगी, इसलिए काफ़ी सारे लोग एक तरीके से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे हमारी गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास देखो, ये पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको पूरा समझाया है। जो नया टैक्स हमारे पास बना है कि अगर 0 से 3 लाख है तो बिल्कुल आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 7 है तो 5% लगेगा, 7 से 10 है तो भाई 10% लगेगा, 10 से 12 है तो 15% लगेगा, और 12 से 15 है तो 20%, और 15 के ऊपर तो आपको लगेगा भाई पूरा का पूरा 30% लगेगा। और साथ में जो आपको रिमेंबर रखना है स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, जो पहले 50,000 था, अब वो कितना हो गया है 75,000। तो ये खुशखबरी है, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। बुरा पॉइंट कौन सा लगा सभी को, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो चेंजेस आ गए ना, वो बुरे लगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ अदर की पॉइंट्स हैं जो बजट में मैंने एनालाइज करे हैं, जो आपको पता होने चाहिए। द सेंटर हैज ट्रिम्ड इट्स फाइनेंशियल डेफिसिट टारगेट, जो पहले 4.9%, जो हमने पहले स्लाइड में ही पढ़ लिया था, जो पहले 4.9% था, उसको कम करके गवर्नमेंट कितना बोल रही है कि भाई हम तो कोशिश करेंगे कि 4.5 पे कर ले। मतलब जो अपनी बोरोइंग्स हैं उसको कम करेंगे और अपनी बोरोइंग्स को चुकता करने की कोशिश करेंगे, मतलब पे करने की कोशिश करेंगे कि हमारा कर्जा कम हो जाए। सो विच इज अ गुड पॉइंट, करना भी चाहिए। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है कि अनाउंसमेंट ऑफ अ मेजर इंटर्नशिप स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टू प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ। The program will target 1 crore young individuals over the next 5 years, collaborating with 500 top companies across India, and each intern will receive a monthly stipend of rupees 5,000 to ensure that they get the exposure of real life working situation. तो ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से हमें बूस्ट देखने को मिला है हमारे आज के बजट में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वाला जो पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा खुशखबरी देने वाला पॉइंट है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। बिकॉज अभी जॉब नहीं मिल रही और ऐसे में इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करना, और इंटर्नशिप भी कोई ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करता है, आपको उस लायक होना पड़ेगा, आपको स्किल पे वर्क करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है भाई वो एम्प्लॉयमेंट स्किल और सारी चीज़ों पर वर्क करने को रेडी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ रुपीज़। ये जो मैंने पॉइंट बोला था, जो सरकार बनी है उसका हमें यहाँ पे प्रभाव दिखा है कि 26,000 करोड़ अलॉट हुए हैं बिहार को, जहाँ पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके टूरिज्म पे काम किया जाएगा। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑल्सो जो बोध गया है, उसको डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि भैया हमारे देश की जो एक कल्चर है, उसका जो हेरिटेज है, उसको प्रमोशन मिले। तो डेफिनेटली वो अच्छा पॉइंट है, तो उसको बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को, वो पॉइंट अच्छा है हमारे पास। और साथ में 15,000 करोड़ फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए जो नई कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, अमरावती, उसको डेवलप करने के लिए भी दिए गए हैं। तो हम बोल सकते हैं भाई जो सरकार बनी है दोनों को मिलके थोड़ा फायदा तो यहाँ पे उनको मिल गया है, बट ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए वर्क करती है, जो बजट है पूरे देश के लिए होता है। सो होपफुली जो टैक्स पेइंग वाला जो पॉइंट है, थोड़ा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन वाला, उसने थोड़ा ज़रूर हताश किया है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों का अगर मैं देखती हूँ, अगर जितना प्रोमिसेस किए गए हैं, अगर सच में अगर बजट उसी तरीके से फंक्शन करता है तो काफ़ी कुछ इंडिया के लिए डेवलप हो सकता है। फाइन। अब लास्ट सेगमेंट जो हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का, ये थोड़ा लंबा हो गया स्टूडेंट्स, बिकॉज बजट है,
है ना, उसको मैं 5 मिनट में आपको समझा ही नहीं सकती। 5 मिनट में तो आपको मैं सिर्फ बजट का मीनिंग ही समझा पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि बहुत सिंपल टर्म्स में आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हमारे पास समझना पड़ेगा कि भाई क्या हमारा सस्ता हो गया है, बाकी सब जाए भाड़ में। सबसे पहले हमें यही जानना है कि बजट का सस्ता क्या हुआ। तो भाई आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है कि मोबाइल फ़ोन्स आपके सस्ते हो गए हैं, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स, उसके चार्जर्स, उसके एक्सेसरीज सस्ती हो जाएंगी। गोल्ड हमारा सस्ता हो गया है। कैंसर की जो कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी सस्ती होंगी, विच इज़ अ गुड पॉइंट। साथ साथ में आप देखोगे स्टूडेंट्स की लेदर के जो गुड्स हैं वो भी सस्ते हुए हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम भी सस्ता हुआ है। फुटवेयर, टेक्सटाइल भी एक तरीके से सस्ता हो गया है। क्या महंगा हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास? अमोनियम नाइट्रेट, पीवीसी, फ्लेक्स बैनर एंड इंपोर्टेड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ हमारे पास सस्ती भी हुई है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, राइट। सो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत कोशिश करी कि शॉर्ट में आपको मैं पूरा बजट समझा पाऊँ स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होपफुली यू लाइक्ड इट और आपको बजट के की हाईलाइट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।